A very good morning, students. Today we are going to discuss about the very important topic that is the diffraction. ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज द डिफ्रैक्शन. अरे भाई डिफ्रैक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, कि डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है. अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके तो आगे के आर्टिकल को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट. क्या है, लाइट का बेंड होने का फिनोमेना है ये अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल. कभी भी लाइट जब है किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के साथ स्ट्राइक करती है तो वो लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है. ठीक है, अब आप बोलोगे भाई सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात को फॉलो करी तो बेंड कैसे हो सकती है ये. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन एग्जांपल समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, सपोज कर लो दिस वन इज द सोर्स ऑफ द स्पीकर. ठीक है, ये क्या है, एक मेरे पास स्पीकर है. ठीक है, कमरे है, मतलब रूम है, रूम बनाए हुए, बीच में मैंने एक पार्टीशन दी हुई है और ये एक दरवाजा है. ठीक है, डोर है एक छोटा सा जिसकी एक पर्टिकुलर बिड्थ है, मतलब एक पर्टिकुलर बिड्थ होगी. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे स्पीकर लगाया है तो स्पीकर की साउंड जो है मुझे यहाँ से चलती हुई यहाँ पे सुनाई देगी. ये साउंड समझा रहे बात ये. ठीक है, मुझे क्या हो रहा है, इसकी साउंड जो है इस साइड में बैठा हूं मैं, मुझे यहाँ पर भी इसकी साउंड जो है वो सुनाई दे रही है. क्यों भाई, साउंड वेव की जो वेव लेंथ होती है वो होती है लार्ज. ठीक है, साउंड वेव की जो वेव लेंथ होगी वो क्या होगी, लार्ज वेव लेंथ होगी. क्लियर हुई बात. जब वेव लेंथ लार्ज है तो ये डिफ्रैक्ट भी ज्यादा करेगी, मतलब ये बेंडिंग इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी. जैसे यहाँ से अगर कोई साउंड वेव चल रही है तो जैसे ये जिसमें पे होती है, पहुंचती है इसमें, इस बिड्थ के दरवाजे के पास पहुंचती है तो ये डिफ्रैक्ट होती है कुछ इस तरह से. ठीक है, तो डिफ्रैक्ट हो करके ये क्या होती है, हमें सुनाई दे देती है यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो साउंड वेव हमें सुनाई दे रही है और ये किसकी वजह से सुनाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ की वजह से. क्योंकि जो वेवलेंथ होती है साउंड की वो क्या होती है, बड़ी ही ज्यादा होती है. ठीक है, तो उसकी वजह से ये वेव जो है वो डिफ्रैक्ट बेंड हो जा रही है. साउंड वेव जो है वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, उसी वजह से हमें ये सुनाई दे रही है. अब अगर एग्जांपल आ जाते हैं, दूसरे एग्जांपल के ऊपर ध्यान देते हैं. अब मैंने स्पीकर की जगह इसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, एक लाइट सोर्स के साथ. मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया है भाई. ठीक है, और आप इस रूम में यहाँ पर बैठे हुए हो. ठीक है, यू आर सिट हियर. ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो. क्या हुआ फिर, ये अगर आपकी दरवाजे की या डोर की जो विड्थ है वो उतनी ही है तो आपको क्या होगा, इसकी जो लाइट जो है वो कुछ ऐसे ही दिखाई देगी. यानी कि इतने इतने पोर्शन में आपको ये लाइट जो है वो दिखाई देगी. और ये पोर्शन में जो लाइट है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं हुई है, स्ट्रेट चली हुई है लाइट, और उतने ही पोर्शन के साथ दिखाई देगी जितना कि इस दरवाजे की विड्थ होगी. ठीक है, क्या हुआ, जितनी इस दरवाजे की विड्थ होगी उतनी ही आपको यहाँ पे ये लाइट जो है वो आपको दिखाई देगी. अब एक सिचुएशन देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि मैं इस दरवाजे की विड्थ को बड़ा ही कम कर देता हूँ. ठीक है, अब मैंने थर्ड सिचुएशन में क्या किया है, इस दरवाजे की विड्थ को बड़ा ही कम कर दिया, बड़ा नैरो कर दिया है. ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की विड्थ की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम दिस मोनोक्रोमेटिक सोर्स. क्या हुआ अभी, ये देखो, जैसे ही लाइट जो है यहाँ पे अप्रोच करेगी, द सोर्स ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग हियर. ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होगी, इस कॉर्नर से, जिसकी विड्थ जो होगी उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ी ही ज्यादा होगी, बड़ी ही ज्यादा छोटी होगी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट जो है वो हमें कुछ इस पैटर्न में दिखाई देगी. ठीक है, मतलब हमें जो इस विड्थ की वजह से हमें जो एक्चुअल लाइट दिखाई देनी चाहिए थी वो ऐसी दिखाई देनी चाहिए थी. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, हमें ये लाइट जो है इतने इतने पोर्शन में ये दिखाई देती है ये लाइट. ठीक है, सो दिस शोज दैट देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द लाइट बट which will depends upon the some of the certain conditions. ठीक है, in which the width must be a very smaller than that of the
वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इस केस में ये बेंडिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसकी जो विड्थ थी, डोर की जो विड्थ थी, दैट विल बी द लार्जर वन as comparison to the wavelength of the light. But ये bending कब होगी? That bending is possible when the width is very small as comparison to the wavelength of the light. तो हुआ क्या यहाँ पे? अरे हमें यहाँ पे जो ray of light जो है वो बेंड कॉर्नर में भी जाती हुई नजर आई, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में तो शैडो होगी, ब्लैक डार्कनेस होनी चाहिए थी, यहाँ पे सारा डार्क होना चाहिए, तो सिर्फ लाइट इसी पोर्शन में आनी चाहिए थी। ये जो पोर्शन है इसी में ही लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? लाइट यहां तक पहुंची। ये जितना भी पोर्शन यहां से लेके यहां तक नजर आ रहा है, मुझे यहां पे लाइट नजर आई, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोला गया? द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोला गया इस फिनोमिना को? द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और इसको प्रूव किसने किया? यंग्स ने इसको प्रूव करके बताया था। जब हमने स्टार्टिंग में एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसमें देखा था हमने किस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बारे में बन रहा था, ठीक है। तो ये प्रूव किसने किया था? यंग्स ने। हाइजन इसके पीछे पड़ा रहा, उसको प्रूव नहीं कर पाया। उसने बड़ी ज्यादा थ्योरीज यूज की, लेकिन वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया था कि लाइट जो है वो बेंड हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया था। बट किसने इसको प्रूव करके बताया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको हमने प्रूव किया। क्लियर हुई बात? तो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अगर यहां पे समझ नहीं आया तो चलो एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। भाई मैं यहाँ इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में समझा देता हूँ। अगर मेरे पास ये कोई लाइट सोर्स है जहां से लाइट मेरे पास अप्रोच कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी हुई है, तो लाइट की जो एरिया होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था। भाई मुझे यहाँ पर इतनी इतनी लाइट नजर आनी चाहिए थी, बट हुआ क्या? ड्यू टू द विड्थ ऑफ दिस सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्लिट्स, the light will appears in the some larger area। यानी कि लाइट जो है यहां से यहां तक हमें नजर आई ये लाइट है, लेकिन यहां पे होना क्या चाहिए था? यहां तो डार्कनेस होनी चाहिए थी। भाई यहां पे भी डार्कनेस होनी चाहिए थी और सिर्फ यहां पर लाइट होनी चाहिए थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? यहां इतने इतने पोर्शन में हमें ये लाइट नजर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइट यहां से बेंड हुई है। क्या मतलब हुआ इसका? कि लाइट यहां से बेंड हुई है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्लियर होगी बात सारी? ओके, नाउ अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, ठीक है। We consider a source of the light which is at infinite distance, ठीक है। वो source of light कहाँ पे होगा? infinite distance में अगर हम इसको consider करते हैं, but due to the laboratory in the practical experimental के लिए हम इस source of light को यहाँ पे ही consider करते हैं, ठीक है। This source of light will emit the monochromatic rays, ठीक है। अब ये rays को हम with the help of this लेंस L1, इस L1 लेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं? पैरेलल रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर दिया? पैरेलल रेस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात? क्योंकि पैरेलल रेस जो है वो किसका एग्जांपल है? दैट इज द इनफाइनाइट सोर्स। जो सोर्स जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या? अब देखो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करेंगे इन द सेम फेज। क्लियर हुई बात है? तो दिस विल फॉर्म ए वेवलेट्स। क्या बनाएंगे? ये एक वेवलेट्स बनाएंगे। और वेवलेट्स हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है और वेवलेट जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? भाई वेवलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होगा? द particles will be the fresh source of the next wave। secondary waves के fresh source होंगे। तो we will consider here the none of the particles is here, ठीक है, in between these gap of the slits। अब ये जो गैप जो है यहाँ पे हमने लार्जर शो किया है। एक्चुअली ये गैप इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है।
तो वी सपोज दैट सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्लिट्स इज टेकन टू बी एज डी की तरह हम स्लिट्स के सेपरेशन को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे बिटवीन दीज स्लिट्स दे विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ द लाइट वेव्स, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म अ वाइब्रेशंस। क्या करेंगे यहाँ पे एक नई तरह की सेकेंडरी वेव को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सेकेंडरी वेव्स आगे की तरफ चलेंगी, ठीक है, सेकेंडरी वेव आगे की तरफ चली। अब ये जैसे ही आगे की तरफ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस L2 लेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब इन रे ऑफ लाइट को फिर से कन्वर्स करवाएंगे व्हिच मीट्स ऑन द स्क्रीन, दैट इज टेकन एज टू बी अ स्क्रीन। क्या है, स्क्रीन है, which meets at point O on the screen. Now what will happen here? क्या होगा यहाँ पे? Obvious सी बात है, the ray of light which is moving from point A and approaches to the point O will have the same path as that of the wave of light which is moving from point B and approaches point O. यानी कि भाई A से जो वेव चली है वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना कि B चली हुई है और O तक अप्रोच कर रही है। तो हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी ही पढ़ा है कि जब वेव्स के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, मतलब देयर इज अ पाथ डिफरेंस ऑफ जीरो। अरे पाथ डिफरेंस जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक वेव है, यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको ट्रेवल करवाया, दूसरी वेव भी यहाँ से यही उसी टाइम में ट्रेवल करवाई। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है एट द पॉइंट ऑफ द मीटिंग इट विल द सुपरिम्पोज ईच अदर। तो इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा और इसका ट्रफ और इसका ट्रफ भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एंड ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए न्यू पैटर्न ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमम। किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो रे ऑफ लाइट ए से ओ तक ट्रेवल कर रही थी और जो लाइट बी से ओ की तरफ ट्रेवल कर रही थी, बोथ हैविंग द सेम डिस्टेंस, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड जो है वो हाई होगा, ठीक है, वेव्स का एम्पलीट्यूड हाई होगा, जिसका मतलब उसमें इंटेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एक फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमम। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम। और इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई इसी के द्वारा, ठीक है। कैसे, क्या बोला जाएगा कि भाई दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। जब पाथ डिफरेंस नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही तो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी देखने को, ठीक है। अब आ जाती है बारी भाई कि मान लो अब ये रे ऑफ लाइट जो है ओ पॉइंट्स के रेदर देन मैं पी पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर लेता हूं। समवेयर हियर वी विल कंसीडर ए पॉइंट पी। मैं यहां पे एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो नाउ द रे ऑफ लाइट व्हिच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी, बी से जो पॉइंट से चली है रे ऑफ लाइट, it will diffract through a certain angle theta। कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। उसी तरह से मैं मान लेता हूं कि भाई सी से जो रे ऑफ लाइट चली है वो भी क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है बाय एन एंगल थीटा एंड इट अप्रोचेस टू द पॉइंट P। उसी तरह से A से भी रे ऑफ लाइट चलेगी, इट विल आल्सो डिफ्रैक्ट एंड मीट एट पॉइंट P। P पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे जनरली देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट विच इज मूविंग फ्रॉम कहां से भाई, B से P की तरफ जो चल रही है और A से P की तरफ जो चल रही है, दैट वेव
विल ट्रेवल द डिफरेंट पाथ डिफरेंट, ठीक है। पाथ लेंथ जो होगी दोनों की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ए से जो लाइट चली बी तक उसका पाथ कम है, बी से जो लाइट चली वेव चली पी तक उसका पाथ क्या है भाई, ज्यादा है पाथ, ठीक है। अब ये पाथ ज्यादा है तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां से, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट जहां पे मिलेगा इस रे ऑफ लाइट पर, उसको मैं नाम देता हूं एन नाम दे दिया। क्लियर हुई बात, ये क्या नाम दे दिया मैंने इसको, एन नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट मैंने क्यों मानी यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास अगर यहाँ पे इस गैप को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन अपनी कुछ इस तरीके से बनाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, और ये पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जहां पे एक पार्टिकल्स की बेस बनेगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, तो कुछ इस तरीके से होगी ये, ठीक है। और ये सेंट्रल होगी, उसी तरह से एक सेंट्रल ये पे होगी जो ओ पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से ये इस तरह से चलती जाएगी। अब ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी, मतलब जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस पार्टिकल की वजह से वाइब्रेट कर रही होगी, उसका ही एक पैरेलल रे लाइट भी आएगी, ठीक है। जैसे मान लो इसका जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसकी ओर ले लेता हूँ, इस तरीके से भी जा सकती है लाइट। तो ये लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन के साथ पैरेलल में आ रही है, और ये सेकंड लाइन और इस सेकंड लाइन के साथ पैरेलल में आ रही है। मतलब देयर इज अनदर पार्टिकल्स वाइब्रेशंस व्हिच हैव द पैरेलल रेज, यानी कि जब पार्टिकल्स आपकी वाइब्रेट करेंगी तो ये पैरेलल रेज में एक दूसरे के साथ ही चलेगी। इस पार्टिकल की रेज जो चलेगी वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ पैरेलल में ही होगी। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास की क्लियर होगी बात सारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अदर देन दिस सेंट्रल मैक्सिमा, मान लेते हैं कि these rays of light after the diffracting from point A and B at a certain angle of theta, कितने एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है ये, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है, they will meet at point P पॉइंट पर अगर जब ये मिलती है तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंट पाथ कवर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट पाथ जब कवर कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी द एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या बनेगा, क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आप कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकंड वन जो हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वन, सेकंड फर्स्ट मिनिमा इसको हम भी करेंगे मिनिमा, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट मिनिमा, यानी कि बताओ भाई कि यहाँ पे जब पाथ डिफरेंस कितना हो, कि यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि यहां से जो ये पाथ डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा भाई, ए बी एन, बट उसके लिए पहले मुझे एंगल चाहिए। देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअल रे ऑफ लाइट से कितने डिस्टेंस से डिफ्रैक्ट हुई है, दैट इज थीटा एंगल से क्या हुई है, डिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। हम ये सपोज करके चलते हैं, तो ये जो एंगल था इसके बीच का ये तो 90 का था, ठीक है। और ये भी एंगल कितना भाई 90 का बन रहा है, तो 90 में ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं मैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 90 थीटा एंगल बचेगा, क्योंकि ये बाकी का एंगल कितना रह गया 90 माइनस ऑफ थीटा का बचेगा, तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास एंगल क्या बनेगा, थीटा, यानी कि ए बी एन ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज द थीटा वन, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए भाई बी एन किसके बराबर आएगा, तो मैं यहाँ पे बी एन लिख देता हूं, और गिवन है मेरे पास एक वैल्यू, क्या, ए से लेके बी तक की जो विड्थ थी वो मेरे पास गिवन है ए बी, तो ये बना रहा है मेरे पास क्या है, बी एन मेरे पास काम कर रहा है किसका, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ए एन सॉरी बी मेरे पास काम कर रहा है हाइपोटेनियस का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया भाई साइन ऑफ थीटा के बराबर। सो आई कैन राइट इट एज bn इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा। सो bn है क्या चीज, अरे ये तो पाथ डिफरेंस है, और ab की वैल्यू मैंने अभी बताया कितनी है भाई, विड्थ के बराबर है, विड्थ d साइन ऑफ थीटा। यहां पर ये बात क्लियर होगी, कितना आ गया भाई मेरे पास, d साइन ऑफ थीटा आ गया। अब ये बनी मेरे पास एक जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, a से b तक जो वेव जा रही है और b से p तक की जो वेव जा रही है, इसके बीच के पाथ के डिफरेंस को बता रहा है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम फाइंड आउट करूंगा भाई, फर्स्ट मिनिमम कितना होगा, कितना बनेगा फर्स्ट मिनिमम, कहां पर बनेगा, ठीक है, और किसकी वजह से बनेगा। देखो यहाँ पे we consider that this path difference that bn will be equivalent to the lambda। अगर मैं ये पाथ डिफरेंस कितना कंसीडर कर रहा हूं bn के बीच का, अगर मैं इसको लैम्डा कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो लैम्डा कंसीडर कर रहा हूं तो लुक एट हियर व्हाट विल हैपन, यहां से जो मेरे पास a से और b, ये मेरे पास a पॉइंट है और ये मेरे पास b पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टू इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना था इसके बीच का, ये और ये पाथ डिफरेंस कितना था, ये था लैम्डा के बराबर। तो इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ भाई, ये लैम्डा बाय 2 का। समझा रही बात, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रोपोर्शनल थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है, अरे भाई ये पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो उसका ऊपर हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, और यहां से लेके यहां तक का भी पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी इससे पीछे आपको क्या बताया कि हर एक पार्टिकल्स की जो रे ऑफ लाइट होगी वो उसका एक एडजेसेंट पैरेलल रे जो है दूसरे पार्टिकल के साथ में चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इस पार्टिकल की एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जब ये यहाँ पे मिलेगी, पी पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलेगी, ठीक है, दे विल हैव द पाथ डिफरेंस ऑफ व्हाट, लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का, लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने ऑलरेडी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में पढ़ लिया हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर एक वेव चल रही है, ठीक है, दूसरी वेव को मैं बाद में रिलीज करता हूं आफ्टर हाफ वेव, जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना बना भाई, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आया। यानी कि जब ये मिलेंगी तो दे विल फॉर्म द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी। क्यों, क्योंकि दे विल सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर इन आउट ऑफ फेस। जब एक का क्रस्ट होगा और दूसरे का ट्रफ होगा, तब ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे यही हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है। जब लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है, एक वेव ये चली एक वेव ये चली, तो एक दूसरे के ऊपर ये कर रहे हैं, सुपरइम्पोज हो रहे हैं। अरे जब सुपरइम्पोज हुए तो दे विल श्योरली मेक द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, वहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फॉर द फर्स्ट में इसको हमने क्या किया, लैम्डा रखा, bn की वैल्यू लैम्डा रखी, सो ये सेपरेशन d, तो साइन ऑफ थीटा 1, तो सिंपल साइन ऑफ थीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब सपोज करो पहले मैंने इस दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी रखी थी, लैम्डा के बराबर। अब मैं इसकी सेपरेशन रख देता हूं भाई 2 लैम्डा के बराबर रख देता हूं, ठीक है। यानी कि अब मैं bn की वैल्यू रखने जा रहा हूं कितनी, bn की वैल्यू मैंने रख दी 2 लैम्डा, यानी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब बताओ भाई, अगर a से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है और b से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा के बराबर अगर मैंने मान ली है यहाँ से, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, सो व्हाट विल हैपन हियर, देखो यहाँ पे ये है a स्लिट और ये है b स्लिट, ठीक है। ये a था, ये a पॉइंट, इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है b पॉइंट। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना रखा मैंने,
2 लैम्डा का रखा, तो 2 लैम्डा का रखा तो इसको मैं 4 इक्वल हाफ में ब्रेक कर दूंगा, इसमें 4 इक्वल हाफ में ब्रेक कर देता हूं। तो देखो एक हाफ ये गया, दूसरा हाफ ये गया, ठीक है, और तीसरा हाफ ये, मतलब 4 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गए। तो देखो ये भी मेरे पास इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी आएगी, लैम्डा बाई 2, इन दोनों की सेपरेशन भी कितनी आई, लैम्डा बाई 2, ठीक है। अच्छा एक और छोड़ दिया हम लोगों ने, कितने हाफ्स बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे, तो एक और हाफ इक्वल हाफ में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 1 2 3 एंड 4 इक्वल हाफ में तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। यानी कि दीज रे ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ द पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स के डिफरेंट सोर्स से ये वाइब्रेशन चल रही है। तो अरे भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच का गैप भी लैम्डा बाई 2 का, इनके बीच का गैप भी लैम्डा बाई 2, इनके बीच का गैप भी लैम्डा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो इसका एक एडजेसेंट पार्टिकल का पैरेलल रे ये भी प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे एक है तो इसका एडजेसेंट यहाँ पे भी इसका प्रोड्यूस हो रहा है। अरे रे ऑफ लाइट पार्टिकल की रे ऑफ लाइट पैरेलल, स्टार्टिंग में आपको बताया कि पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर एक पार्टिकल की है तो उसकी दूसरी पार्टिकल की भी एक पैरेलल रे उसी के साथ चलेगी, ठीक है। तो देखो जब ये रे ऑफ लाइट कहां पे मिलेगी, एट पॉइंट पी के ऊपर, तो ये दोनों पार्टिकल्स यहां पे पहुंची, वेव पहुंची, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2। अरे लैम्डा बाई 2 था, अभी मैंने पीछे किया, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस में जब मिलेगी तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगी और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, अल्टीमेटली फिर उस पॉइंट पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बना। यानी कि 2 लैम्डा पर भी हमने क्या देखा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बन रहा है। 2 lambda will also be represent the destructive interference। कितना शो कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ यहाँ पे वेवलेंथ के डिफरेंस ले लेता हूं तो nth के लिए, किसके लिए, nth के लिए ये वैल्यू कितनी बनेगी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इन द जनरल केस I can write it as n lambda, ये नंबर जो इंक्रीज करता जाएगा 1 2 3 so on up to n times, ठीक है, will be equivalent to the d sin of theta। समझ रहे बात, for n value, so this value will comes out to be for the general equation for this or minimum, यानी कि कहां पर हमें ये मिनिमम वैल्यू जो है मिलेगी, कौन से डिस्टेंस पर ये भाई मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिखता हूं, ठीक है, कैसे, ये वैल्यू आई जाएगी मेरे पास कितनी, साइन ऑफ थीटा विल कम्स आउट टू बी डी अपॉन एन लैम्डा, सॉरी गलत कर दिया, ये उल्टा कर दिया थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा एन लैम्डा अपॉन डी। यानी कि हमें अगर उसकी एंगुलर विड्थ का पता करना है तो हम इस एंगल से उसकी एंगुलर विड्थ बता देंगे, क्लियर, वैल्यू डालो एंगुलर विड्थ का हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, जनरल केस फॉर द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, ऑन द आइदर साइड, ठीक है, ये इसको फर्स्ट मिनिमा, सिंपल मिनिमा ही बोलो तो मच बेटर रहेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मिनिमा ऑन द आइदर साइड, यानी कि ये हमारे पास क्या बना, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके बाद ये जो मिनिमम बीच में इसकी वैल्यू जो है कम हो जा रही है, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे भाई हम किसके बारे में, सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में, ठीक है। दो बातें हमने कर ली। अच्छा, हमने देखा क्या, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमम के बीच की वैल्यू कितनी आ रही, तो उसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो मिनिमम के लिए जनरल इक्वेशन जो बन रही थी वो ये आ रही थी, एन लैम्डा इज इक्वल टू बट किसके बराबर था, ये डी साइन ऑफ थीटा के बराबर आता है। ये वैल्यू बन गई हमारे पास किसकी, फॉर द फर्स्ट मिनिमा। अब थर्ड जो फैक्टर हम इसमें स्टडी करेंगे अमूमनली वो होगा फॉर सेकेंडरी, क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा क्यों भाई, सेंट्रल तो ये है मेरे पास,
सेंट्रल मैक्सिमा ये मेरे पास ये बन रहा है, तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम कहां पे बनेगा मेरे पास, उसकी पोजीशंस निकालनी है अब मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, Bn इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूं कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगी, मुझे कब मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, देखो हमने क्या बनाया था कि जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनाएगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उसका मतलब क्या, वो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास ये जो पाथ डिफरेंस है किसके लिए, कि पी पॉइंट पर ऑब्वियसली बने क्या, मैक्सिमा ही बने, ठीक है। कौन सा मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा बने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा यानी कि बी एन की वैल्यू अब मैं कितनी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 लैम्डा बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्लियर होगी बात, कितना सब्स्टिट्यूट किया, 3 लैम्डा बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया। तो इसका मतलब हुआ क्या, देखो ए और बी के बीच के जो गैप था, ठीक है, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच के गैप को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, 1 2 और 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। तो इसके बीच का जो गैप है वो गैप कितना रखा भाई, 3 लैम्डा बाय 2, यानी कि सारे के सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे फिर वो, तो इनके बीच का गैप भी कितना बना, लैम्डा बाय 2, इसके बीच का गैप भी कितना बना, लैम्डा बाय 2, इसके बीच का गैप भी कितना बना, लैम्डा बाय 2। इन तीनों को ऐड करो तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 मिल जाएगा। मतलब ये क्यों बता रहा है, ए और बी के बीच में जो रे ऑफ लाइट चली है उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, जो गैप है वो कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा जिसकी एक वेव बन रही है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी वेव बन रही है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है जिसकी वेव बन रही है। जब ये पी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे, ठीक है, ए फर्स्ट पार्टिकल की वेव और सेकंड पार्टिकल की वेव जब ये पी पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलेंगे तो क्या करेंगे, they will be out of phase। क्या भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है। जब लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली वो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इन दो पार्टिकल्स की वजह से जो वेव, पैरेलल वेव जो इन पी पॉइंट के ऊपर मिल रही है वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होगी। और कैसे सुपरइम्पोज होगी, ये डिस्ट्रक्टिवली सुपरइम्पोज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर क्रस्ट और दूसरे के ऊपर ट्रफ आएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव तो तभी बनेगा, ये आया मेरे पास और दूसरी वेव को मैंने यहां से चलने के लिए बोला भाई, ठीक है। तो ये तो ट्रफ और ये क्रस्ट है, तो जब ये दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करेंगे मिलने के टाइम तो ये क्या बना देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देंगी, कोई भी इंटेंसिटी नहीं आएगी। अब देखो हुआ क्या, अभी थर्ड पार्टिकल भी तो है, थर्ड पार्टिकल की जो वेव चलेगी तो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर इस थर्ड पार्टिकल की वजह से देयर इज सम काइंड ऑफ द ब्राइट लाइट, ठीक है, कुछ ब्राइट लाइट इस पार्टिकल्स की वजह से होगा, यानी कि टोटल का थर्ड पार्ट दोनों की वजह से खत्म हो गई। तो इसके थर्ड पार्ट की वजह से जो लाइट बन रही है वो बनेगी हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा, सॉरी सेकंड नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे, कहां पर, पी पॉइंट के ऊपर बन रहा है ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, किसकी वजह से, इन पार्टिकल्स की वजह से। क्लियर होगी बात, ये जब 3 लैम्डा बाय 2 रखा मैंने तो मेरे पास क्या बन रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो दिस कैन बी रिटन है 3 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो 3 लैम्डा बाय 2। अब सपोज करो कि भाई मैंने इसकी वैल्यू अब कितनी रखी, 3n bn की वैल्यू मैं रखता हूं 5 लैम्डा बाय 2, अगर कितना रखा, 5 लैम्डा बाय 2, तो व्हाट विल हैपन है, देखो सेम भाई फिर से प्रोसेस में रिपीट करता हूं, इसी चीज को अंडरस्टैंड करना है आपने। अगर ये चीज अंडरस्टैंड होगी कि कैसे हम वेव्स को इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कब मैक्सिमम बनेगा और कब मिनिमम, और कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये ए पॉइंट है मेरे पास, ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच का गैप अब मैंने कितना रखा भाई, 5 लैम्डा बाय 2।
तो 5λ/2 रखा तो मुझे कितने पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा, 5 में करूंगा। अच्छा λ/2 का ये ना पोर्शन, दो के बीच का गैप तो λ/2 है, तो अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 5 गैप में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये हुआ मेरे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो ये बनेगा 1 2 3 4, ये 5, ये वेव जा रही है। ठीक है, वेव की वजह से। तो इन सभी के बीच का जो गैप हुआ, इन सभी के बीच का जो गैप है वो गैप किसके बराबर हुआ, ये गैप सारा λ/2 के बराबर। λ/2 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 λ/2, तो टोटल कितना हो गया गैप बी तक पहुंचते 5λ/2। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, जब ये वेव लेंथ जो है इनके बीच का गैप है, तो मान लेता हूँ यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, जिनकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर वेव अप्रोच कर रही है। क्रॉस साइन जो मैं लगा रहा हूँ पार्टिकल्स के लिए लगा रहा हूँ। तो इस पार्टिकल्स की वजह से जो वेव चली, जो कि पी पॉइंट के ऊपर मिली, ठीक है, और उसी का एक अल्टरनेट पाथ यहाँ पे है पड़ा हुआ, तो इसका भी वेव जो मिलेगी यहाँ पर जाकर के मिलेगी। तो दोनों के बीच का गैप कितना हुआ भाई, λ/2 का हुआ ना गैप। λ/2 का गैप हुआ तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया। क्या बनाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि इस थर्ड वाला गया और फोर्थ वाला गया, ये भी दोनों क्या हुए भाई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए तो ये भी किस में है, λ/2 के गैप में ही है। तो λ/2 के गैप में है तो ऑब्वियसली ये भी क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं। अब बचा कौन सा, एक पार्टिकल बच गया यहाँ पे। ठीक है, इसका अल्टरनेट नहीं है, इसका अल्टरनेट का मतलब इसका पैरेलल साइड कोई नहीं है। तो अब इस पार्टिकल्स की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब इसी की वजह से यहाँ पे हमें कुछ एक ब्राइट स्पॉट जो है वो नजर आएगा, यानी कि देयर इज सम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की कुछ एक इंटेंसिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किसकी वजह से, इस फिफ्थ पार्टिकल की वजह से, क्योंकि बाकी के दो पार्टिकल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये भी दो पार्टिकल्स की वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बचा कौन सा, ये बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके यहाँ पे बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो मेरे पास ये बन जाएगा फॉर्मूला फिर 5n λ/2 = d sin of थीटा। ठीक है, व्हाट इज नथिंग बट जनरल फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n लैम्डा नहीं आएगा, that will comes out to be ओड नंबर है ये, तो ओड नंबर के लिए लिखा जाता है हमारे पास कितना, 2n+1 λ/2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे d sin of थीटा। तो देखो ये दो जनरल फॉर्मूले हमें मिले, ये मिला हमें मैक्सिमम वैल्यूज के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, और ये मिला हमें किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के। तो देखो ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा हमारे पास, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे भी ये कुछ ऐसा पैटर्न बनना हमें देखेगा। ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रल मैक्सिमम बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या बोला जाएगा इसको, सेंट्रल मैक्सिमम बोला जाएगा। इसको समझा ये बात सारी की सारी ये। ठीक है, क्या बोला गया, सेंट्रल मैक्सिमम। तो अब ये जो बना मेरे पास, देखो अब ये जो मेरे पास पार्ट बन रहा है, ये क्या है भाई, फर्स्ट मिनिमा। ये भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड। और ये क्या है, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये मैक्सिमा की वैल्यू है भाई। तो देखो मैं मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा कहते हैं एन की वैल्यू में कितनी डालू, लैम्डा की वैल्यू डालू, लैम्डा डालू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू हियर। समझा रही बात ये। ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एंड सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा देखो, अब ये भी इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनके फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, मैक्सिमम और सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ पर, कौन सी डिस्टेंसेस के ऊपर बनेगी।
अब मैंने इसी पार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लिखी जो हमने निकाली थी, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम यहाँ पर बनेगा, क्योंकि सेंटर में तो सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो फॉर द मिनिमम वैल्यू के लिए n लैम्डा t sin ऑफ थीटा, और फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए 2n + 1 लैम्डा बाय 2 d sin थीटा। अगर हम सपोज करते हैं कि दिस साइन ऑफ एंगल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। सो साइन ऑफ थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय द थीटा ओनली, तो व्हाट कैन राइट इट एज n लैम्डा इज इक्वल टू d थीटा। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी भाई, दैट कैन बी रिटन एज दैट इज n लैम्डा बाय d। उसी तरह से फॉर द सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए भाई 2n + 1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू d इंटू थीटा। तो 2n + 1 लैम्डा बाय 2 d इज इक्वल टू थीटा। तो ये बना हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द मिनिमम वैल्यू, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पर बनेगी, अगर मैं इसको डिस्टेंसेस की फॉर्म में, सिंपल फंक्शन की फॉर्म में देखता हूँ, तो पहला मेरे पास मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितने पर बनेगा, ये लैम्डा पर बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा 2 लैम्डा पर, ये बनेगा 3 लैम्डा पर। उसी तरह से ये फर्स्ट मिनिमम बनेगा माइनस ऑफ लैम्डा के ऊपर, ये बनेगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा के ऊपर, ये बनेगा माइनस ऑफ 3 लैम्डा के ऊपर। अल्टरनेट दोनों के एडजेसेंट साइड वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम की, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा हाई होगी, उसके आगे वाले की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उससे आगे वाले की और कम, उससे आगे वाले की और कम, मतलब ये धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर मैक्सिमा की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये पहला मैक्सिमा मेरे को कुछ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। अगर मैं इसको इसी की फॉर्म में लिखता हूँ तो 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 3 लैम्डा बाय 2 पर, और ये मिलेगा 5 लैम्डा बाय 2 पर। उसी तरह से आगे चले जाता हूँ, इसको दूसरे पेन से ही शो करते हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 लैम्डा बाय 2, और ये बनेगा 5 लैम्डा बाय 2 पे, और ये बनेगा 7 लैम्डा बाय 2 पे। बढ़ते जाओ, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस ऑफ 3 लैम्डा बाय 2 पे बन रहा है, ये सेकंड मैक्सिमम बनेगा फिर माइनस ऑफ 5 लैम्डा बाय 2 पे, फिर माइनस ऑफ 7 लैम्डा बाय 2 पे। समझा रही बात। अगर हम इसी को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बताता हूं मैं, अगर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बताता हूं, तो n की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट जो मेरे पास क्या बन रहा है, ये मिनिमा बन रहा है, ये मिनिमा बन रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी आएगी, लैम्डा बाय d, ये बनेगी लैम्डा बाय d, और ये बनेगा 2 लैम्डा बाय d, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 2 लैम्डा बाय d, और ये बनेगा 3 लैम्डा बाय d। समझे बात। और अगर इसको मैक्सिमम को बताना है मेरे को, तो मैक्सिमम कैसे बताऊंगा मैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू 1, यानी कि 3 लैम्डा 3 बाय 2 लैम्डा d, ये बनेगा 3 बाय 2 लैम्डा अपॉन d, ये बनेगा 5 बाय 2 लैम्डा अपॉन d, ये बनेगी वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यूज आ जा रही है। उसी तरह से इसका नेगेटिव पार्ट भी ले सकते हो आप, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नहीं है तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ लैम्डा बाय 2, और ये बना मेरे पास 2 लैम्डा बाय 2 माइनस साइन, ठीक है, सो 2 नहीं d है ये, और ये बनेगा माइनस ऑफ 3 लैम्डा बाय d, और इसका बीच का मैक्सिमम वैल्यू इसी को नेगेटिव में कर लिख दो, फिर माइनस ऑफ 3 लैम्डा बाय 2 इंटू d, माइनस ऑफ 5 लैम्डा बाय 2 d। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम वैल्यू को हम बता सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा।